हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है। अब संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या दिया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पहले 52 से लेकर 62 तक बता देते हैं और फिर उसके बारे में कैसे कैसे प्रक्रिया होती है फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। 52 में क्या हो गया भाई? भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति के अधीन कार्यपालिका शक्ति होगी। ठीक है। 54 में क्या कहा गया? निर्वाचक मंडल, कौन कौन उसको निर्वाचित करेगा। 55 में क्या कहा गया? उसकी रीति कैसी होगी, मतलब किस प्रकार चुना जाएगा। 56 में कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 57 में एक व्यक्ति राष्ट्रपति जो बन चुका है क्या पुनः बन सकता है? हाँ, दोबारा बन सकता है। 57 में कहा गया है। 58 में क्या कहा गया? अर्हताएं। 59 में शर्तें, वेतन वगैरह। और 60 में शपथ। 61 में उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है जब वो संविधान को उल्लंघन करते हैं तब। और 62 में जब हटा दिए गए या मर गए या उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये मामला है आपका 52 से लेके 62 तक का। अब चर्चा करते हैं कैसे राष्ट्रपति बनते हैं या चुनाव कैसे होते हैं, उनके बारे में पूरी चर्चा। एक ऐसी वार्तालाप कर रहे हैं जैसे हम लोग फ्रेंडली बैठे बात कर रहे हैं। अब एक आदमी को राष्ट्रपति बनना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए भाई? नंबर 1, भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष से कम ना हो और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, कोई लाभ के पद पर ना हो। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। पहले क्या था? कोई व्यक्ति सामान्यतः राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता था, लेकिन पता लगा 40-40, 50-50 लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लगे तो गैर गंभीर प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने के लिए, फिर सुनिएगा, गैर गंभीर प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने के लिए एक नियम बनाया गया कि भाई जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है 2500 रुपये जमानत राशि और 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक उसे चाहिए। लेकिन फिर भी ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते थे। फिर एक और नियम आया 97 में, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके पास 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये जमानत राशि उसे जमा करनी होगी। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन? जिन्हें वोट डालने की क्षमता हो। अच्छा, ये पूरा चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है और कोई विवाद हो जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो इसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, ये कौन होते हैं? तो इसके लिए बता दें, जो व्यक्ति वोट डालने की हैसियत रखते हों वही प्रस्तावक और वही अनुमोदक बन सकते हैं। अब आते हैं भाई जिसके पास 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक हो गया और 15,000 रुपये जमानत राशि जमा कर दी, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो गया। अब चुनाव हो जाएगा इनका। इनके चुनाव में वोट कौन डालता है? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा तीनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात मनोनीत सदस्य नहीं डालते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा तीनों के निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हुआ, पांडिचेरी हुआ, पहले नहीं डालते थे। 70वें संविधान संशोधन द्वारा अब वो भी वोट डालते हैं, वहाँ के विधायक भी। अब प्रणाली क्या है? प्रोप्रिएशन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। इस तरह इनका वोट डाला जाता है। अब वोट कैसे डाला जाता है? तो वोट, चूँकि मैं घर ही में वीडियो बना रहा हूँ पर क्लास में चूँकि बताना होता है बोर्ड में, तो मैं ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ। अब वोट की वैल्यू निकालनी है। चुनाव गुप्त रीत से होता है, वोट की वैल्यू निकालनी है। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और जितने विधायक हैं, मान लीजिए आज की तारीख में 20 करोड़ या 22 करोड़ जनसंख्या है। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे बात और बता दें, जो वोट की वैल्यू निकाली जाती है तो 1971 की जनगणना के अनुसार विधायकों की वोट की वैल्यू निकाली जाती है और ये 54वें संविधान संशोधन से कह दिया गया है कि ये कब तक? 2026 तक यही रहेगा। मतलब 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव जब भी होंगे तो वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? 1971 की जनगणना के अनुसार।
अब 1971 में मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 10 करोड़ रही होगी और सीटें 425 ही रही होंगी, मान लीजिए 400, चूँकि उत्तराखंड अलग हट गया, 425 थी पहले, अब 403 हो गई हैं। तो मान लीजिए 10 करोड़ जनसंख्या और सीटें मान लेते हैं आज कितनी हैं, उस समय ही उतनी ही रही होंगी, 403 डिवाइड कर दें, मतलब जनसंख्या से पूरी जनसंख्या 10 करोड़ डिवाइड सीटें, उसके बाद फिर 1000 से भाग देते हैं, जितना आ जाएगा तो एक वोट की वैल्यू निकल आएगी विधायक की। ये उत्तर प्रदेश की हो गई। इसी प्रकार पूरे राज्यों से, आज की तारीख में 28 राज्य हैं और जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं कितने हैं तो 8 ही, लेकिन 3 में चुनाव होंगे, अभी जम्मू कश्मीर में हुए नहीं हैं, दिल्ली में होते हैं, पांडिचेरी में होते हैं। तो जितने विधायकों की वैल्यू पूरी निकल आई पूरे भारत की, वो जिस संख्या आ गई, मान लीजिए 10,000 आ गई या 1 लाख आ गई, जो भी आ जाए, उसमें से डिवाइड क्या कर देंगे, लोकसभा और राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित, तो 543, और राज्यों में कितने हैं, राज्यसभा में कितने हैं तो 233। ऐसे तो 12 मनोनीत कर देंगे तो 245 हो जाएंगे राज्यसभा में, और लोकसभा में 543 हैं, 2 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उसको जोड़ देंगे तो 545। लेकिन हाँ, यहीं और चीज़ ध्यान दिला दें कि जो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत होते थे, अब चूंकि बार 20 साल के लिए एक्सटेंशन मिलता था, अब हटा दिया गया है। कुल मिला के अब 2 मनोनीत सदस्य नहीं हुआ करेंगे आंग्ल भारतीय, ठीक है, ये पिछले सत्र से ही ऐसा कर दिया गया, ठीक। तो कौन कौन सदस्य हैं लोकसभा के, लोकसभा के मनोनीत सदस्य निर्वाचित सदस्य कितने हैं तो 543, और राज्यसभा के 233, मतलब कितने हुए 776 हो गए। जितनी वैल्यू आई उसमें 776 से भाग दे देंगे तो उतने लोकसभा के सदस्यों की वोट की वैल्यू निकल आएगी और उसके माध्यम से फिर राष्ट्रपति चुने जाएंगे, ठीक है भाई। एकल संक्रमणी पद्धति हो गई। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी पद्धति से अब गुप्त रीति द्वारा मतदान होगा। मतदान हुआ, वोटिंग हुई, और वोट होने के बाद जो जीतेगा कैसे, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी सिस्टम जान लीजिए। मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान के वोट की वैल्यू निकल के आई 10,000, तो जितने भी राष्ट्रपति के पद में खड़े हुए हैं कितने वोट चाहिए उनको, 5,000 + 1 वोट चाहिए, वही जीतेगा। ये विधानसभा और लोकसभा का सिस्टम नहीं है कि पता लगा क्या कि जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत गया ना, जितने टोटल वोट हैं उसका आधे से अधिक वोट चाहिए, तभी व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा। मतलब 10,000 पूरे वोट हैं मान लीजिए, तो 5,000 + 1 चाहिए, और ये नहीं आए पहली बार में तो द्वितीय पसंद के अनुसार, क्योंकि जब वोट पड़ता है राष्ट्रपति का तो प्रेफरेंस वाइट पड़ता है, पहला प्रेफरेंस हम ए को दे रहे हैं, दूसरा बी को दे रहे हैं, तीसरा सी को दे रहे हैं। यदि पहले में कोई नहीं जीत पाया तो सेकंड प्रेफरेंस के लोग वोट जोड़े जाते हैं, नहीं जीत पाया तो इसे थर्ड प्रेफरेंस के वोट जोड़े जाएंगे। तो आपको बता दें, एकमात्र राष्ट्रपति वीवी गिरी 8वें चरण की जनगणना के अनुसार जीते थे, और एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ठीक। अब राष्ट्रपति चुन लिए गए। जब राष्ट्रपति चुने तो कार्यकाल तो पता ही है आपको 5 साल होगा। शपथ कौन ग्रहण कराएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराएंगे। मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं, और जिस दिन से शपथ ग्रहण कर लेंगे उस दिन से कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ये बात और इस्तीफा दे सकते हैं, बात अलग है। कार्यकाल होगा और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। अब रहने के लिए घर दे दिया जाए। रहने के लिए जब घर आया, नंबर आया, तो राष्ट्रपति भवन, जिसे पहले वायसराय भवन कहा जाता था, अब एडविन लुटियस ने बनवाया था, अब इसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। 2 ही घर हैं उनके पास, एक राष्ट्रपति भवन, एक हैदराबाद निलयम, वहाँ पर रह सकते हैं। राष्ट्रपति भवन हो गया। अब कुछ वेतन कर दिया जाए भाई इनका। तो अच्छा, यहीं पर वेतन के बारे में सबके बारे में बता देते हैं। राष्ट्रपति का वेतन कितना है तो 5 लाख रुपए प्रति माह। उपराष्ट्रपति का 4 लाख प्रति माह। अच्छा, उपराष्ट्रपति पता है लोकसभा अध्यक्ष का कितना होता है, सोच के बताओ। अच्छा, नहीं ध्यान आ रहा, याद करने का तरीका बता देता हूँ भाई। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो उसको 4 लाख, तो लोकसभा के अध्यक्ष को भी 4 लाख दे दो, तो मतलब उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष को 4 लाख। राज्यपाल को 3.5 लाख मिलता है वेतन, और 2,80,000 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक। अब वेतन हो गया भाई, अब कुछ काम वाम भी तो दे दिया जाए। तो राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे
तो कार्यपालिका शक्ति के तहत काम कर, जो उनके पास शक्ति है, अपने कार्य के लिए क्या है, एक मंत्रिपरिषद 74 के अनुसार एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करा देंगे और उसका हेड प्रधानमंत्री होता है, उसके माध्यम से ही कार्य करते हैं। मतलब राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं, अपने मन से कोई भी काम नहीं करते हैं। फिर से बता दूं, राष्ट्रपति अपना सारा काम प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं, कोई काम अपने मन से नहीं करते हैं। हाँ, कुछ काम है अपने मन से कर सकते हैं, जैसे इस्तीफा दे देंगे, हम हटाओ इस्तीफा दे रहे हैं, अपने मन से कर लें, ठीक। दूसरा, पता लगा कि चुनाव हुए और किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब ये स्वविवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ये दो काम जिनके पास हैं। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, शांतिकालीन शक्तियाँ हैं, कुछ मतलब जैसे विधायी शक्तियाँ हैं। आपको पता ही है कि संसद की शुरुआत, संसद बनती कैसे है ये पता है आपको, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के संसद बनती है। नई सदन चुन के आते हैं, पहला भाषण राष्ट्रपति महोदय देते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, बहुत सारे राजदूतों की नियुक्ति सब कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और संयुक्त सदन 108 अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त सदन कौन बुलाता है, संयुक्त सदन बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, अब खत्म, अब नहीं करेगा। और राज्यसभा में, अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत करता था, 331 के तहत। राष्ट्रपति 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता था, जो अब आगे नहीं करेगा। और राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के अनुसार ही 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति के पास एक शक्ति और है 111 के अनुसार। 111 में क्या है, सस्पेंशन पावर, अच्छा वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट वीटो, मतलब आत्यंतिक शक्ति। जब कोई गैर सरकारी विधेयक उसके पास होने को आता है, वो कहता है खत्म, नहीं माना जाएगा, तो वहीं वो विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन कौन सा विधेयक होना चाहिए, गैर सरकारी, ये एब्सोल्यूट वीटो है। दूसरा है सस्पेंशन वीटो, 111 के अनुसार कोई विधेयक सरकार ने राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने उसने क्या किया, उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। लेकिन यदि फिर संसद ने वही चीज, उसमें कुछ भी अनुमोदन नहीं किया, फिर राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, तो राष्ट्रपति को स्वीकार करना पड़ेगा। ये होता है सस्पेंशन वीटो। और तीसरा पॉकेट वीटो, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया तो उसने ना हाँ किया ना किया, जैसे उसके पास बना रहा। उदाहरण के तौर पे राजीव गांधी के समय कौन सा बिल था, डाक बिल था, वो पड़ा रहा, ज्ञानी जैल सिंह ने उसे पास ही नहीं किया। लेकिन ये सारी शक्तियाँ, चाहे एब्सोल्यूट वीटो हो, चाहे सस्पेंशन वीटो हो, और चाहे पॉकेट वीटो हो, जब संविधान संशोधन होता है ना, जब संविधान में संशोधन होने के बाद पास होने राष्ट्रपति के पास जाता है, उसमें इस चीज़ का ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया। और क्या शक्ति इनके पास, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, उनको पास करने के लिए क्या है, राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ती है। जैसे धन विधेयक हो गए, या कह सकते हो कि नए राज्यों के निर्माण के विधेयक हैं, उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। या कह सकते हो जो वित्त 301 के तहत, जो 301 से लेकर 4 तक जो व्यापार संबंधित कुछ रोक लगानी है या आगे कुछ कार्रवाई करनी, उससे हो गया। या और वित्त संबंधित कोई अब चीज़ें हैं, तो उन पे अनुमति राष्ट्रपति को पहले लोगे और फिर पारित करोगे। लेकिन ये भी एक लकुना लगा देते हैं, पहले पारित करा लिया, बाद में कर लेते हैं। और एक शक्ति उनके पास है 123 के तहत, ऑर्डिनेंस। सदन सत्र में नहीं है, ऑर्डिनेंस पास कर दिया, लेकिन जैसे ही सदन चलेगा, मान लीजिए लोकसभा नहीं थी, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के कहने पर एक अध्यादेश जारी करा दिया, लेकिन जैसे ही नई सदन आएगा, लोकसभा बन के आएगी, तो 6 सप्ताह के अंदर उसे पास कराना होगा, अन्यथा उस अध्यादेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ये हो गया भाई। अब क्या किया जाए भाई इनके लिए, अब कुछ और शक्तियाँ हैं इनके पास, न्यायिक शक्तियाँ भी तो हैं। न्यायिक शक्तियाँ क्या है, आपको ये पता ही है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, जल थल वायु तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, और उसके पास न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं। न्यायिक शक्तियाँ अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास हैं और 161 के तहत राज्यपाल के पास हैं। राज्यपाल इसलिए बोल दिया क्योंकि 1-2 छोड़ के पूरी राज्यपाल की शक्तियाँ उसी प्रकार हैं जैसे राष्ट्रपति के पास हैं। 2 चीज़ें छोड़ दी गई हैं, वो हम बीच में चर्चा कर देंगे। कौन सी शक्तियाँ हैं? नंबर 1 क्षमादान, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड क्षमा कर देगा,
भाई आज से इनको क्षमादान, ठीक है, एक हो गया क्षमादान। दूसरा प्राविलंब, मतलब अस्थायी रूप से रोक दिया गया कि भाई कुछ करना हो तो कर दीजिए। तीसरा परिहार, परिहार में क्या है, दंड की मात्रा में परिवर्तन किए बिना, दंड की मात्रा के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना क्या किया, सजा कम कर दी। लघुकरण, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करके या कम करके कर दिया, लघुकरण हो गई। और विराम, रोक लगा दी। मतलब 5 शक्तियां हैं, कौन सी, क्षमादान, प्राविलंब, परिहार, लघुकरण और विराम, ये 5 है। यही 5 161 के तहत किसके पास हैं, राज्यपाल के पास है। बस राज्यपाल क्या नहीं करेगा, मृत्युदंड को क्षमादान नहीं कर सकता है। और दूसरा, जिस किसी व्यक्ति ने अपराध किया है वो केंद्र सूची का विषय था, तो फिर केंद्र से इजाजत लेने के बाद ही उसको क्षमादान करेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति के पास, चाहे वो सैनिक न्यायालय ने दिया हो, चाहे किसी अन्य न्यायालय ने किसी को मृत्युदंड दिया हो, और उसके वह समाप्त कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है। अब भाई राष्ट्रपति के पास एक न्यायिक पावर हो गया, उसके अलावा कुछ सलाह राय मांगनी हो तो एक अनुच्छेद 143 के तहत वो क्या कर सकता है, वह जब आप किसी चीज़ के लिए आवश्यक समझता है, किसी बिंदु पर विचार करने के लिए, तो वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहता है कि हमें इस बिंदु पर विचार दीजिए। वो विचार देता है, राष्ट्रपति से माने या ना माने। इस तरह करके इनके पास न्यायिक शक्तियाँ हो गई। अब ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं राष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं है। आपातकालीन शक्तियाँ हैं उनके पास, आपातकालीन 352, 356 और 360। मतलब एक तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल, उस पर एक अलग चर्चा होगी। ठीक, अब राष्ट्रपति जी संविधान की बात ही नहीं मानते हैं कोई, तो क्या किया जाए, तो राष्ट्रपति साहब को हटाया भी जा सकता है। कैसे, महाअभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगेगा, जब वो संविधान का उल्लंघन करेंगे। संविधान में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति प्रत्येक काम प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर करेंगे, वो मान ही नहीं रहे, तो क्या किया जाए, तो उन पर महाभियोग लगेगा। महाभियोग की शुरुआत कैसे होगी, जो सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, महाभियोग लगाना चाहता है, तो वो सदन क्या करेगा, अपने कुल सदस्यों का 1/4 सिग्नेचर करके जिस दिन लाना चाहता है उससे पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं। फिर 14 दिन का नोटिस हो गया, ध्यान के लिए 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए। राष्ट्रपति को जब भेजा जाएगा कि आपके खिलाफ हम क्या लाने जा रहे हैं, महाभियोग। अब मान लीजिए लोग राज्यसभा में ले आया गया, जब राज्यसभा में ले आया गया तो एक कमेटी बनेगी जांच के लिए। यदि राज्यसभा में लाया गया है तो लोकसभा की कमेटी बनेगी, लोकसभा में लाया गया है तो राज्यसभा की कमेटी बनेगी। कमेटी ने रिपोर्ट दी कि हाँ, इनके ऊपर ये इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, तो फिर लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग 2/3 बहुमत से पास होगा। ये नहीं कि एक साथ मिला के पास करा दो, आप संयुक्त सदन बुलाओ और पास करा दो ना। लोकसभा में अलग 2/3 बहुमत से और राज्यसभा में अलग 2/3 बहुमत से आपको पास कराना है। जिस दिन से पास हो जाएगा उस दिन से राष्ट्रपति को उनके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक, ऐसे अपना कार्यकाल करते रहेंगे। मतलब इस अभी तक कोई भी व्यक्ति भारत के जो हैं अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने वो उन पर महाभियोग नहीं लगा। और आपको बता दें, अपने जो रामनाथ कोविंद जी है कानपुर के ही हैं, ये क्रम के अनुसार 15वें और व्यक्ति के अनुसार 14वें राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति जो हैं वो आप राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं। इसके अलावा आप जो भी दिमाग में आप रख सकते हो, जैसे मैं इतनी चीज़ें बोल रहा हूँ तो हो सकता है कभी कभी कोई चीज़ दिमाग से निकल भी जाती है, तो देखना पड़ता है क्या है। तो इस तरह करके ये राष्ट्रपति के बारे में है। आपातकालीन हमने यहाँ पर शक्ति छोड़ दी है, सैनिक शक्ति उनके पास है, विधायी शक्ति उनके पास है, वित्तीय शक्ति उनके पास है, सारी शक्तियाँ उनके पास है। लेकिन वो काम कैसे करेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करेंगे। ये था आपका राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का इस्तीफा बता ही चुके हैं कि हाँ, राष्ट्रपति एक व्यक्ति करीब कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। और निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं, नीलम संजीव रेड्डी। और द्वितीय पसंद के आधार पर कौन चुने गए हैं, तो वी गिरी। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बाई द वे मर जाते हैं तो राष्ट्रपति कौन बनता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। एक बार ऐसा हो चुका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और वी गिरी ने इस्तीफा दे दिया। उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष थे हिदायतुल्लाह जी, वो कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति बने थे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर देखें, जरूर बताएं। धन्यवाद।